नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। आप भी जानते हैं और हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय पंचायत चुनाव का उत्सव चल रहा है और इस उत्सव में शहरी इलाकों को छोड़ के बाकी पूरा ग्रामीण क्षेत्र और अधिसंख्य ग्रामीण क्षेत्र इस उत्सव में शामिल है। हम भी नए-नए प्रत्याशियों की राय, उनके मुद्दे आप तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर चुके हैं और ये हमारा पहला प्रयास है इस सीरीज़ का। हम आपसे जिला पंचायत, बीडीसी प्रधान और वार्ड मेंबर इन लोगों के भी मुद्दे, उनकी राय आपसे आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल हम हैं देहरादून ज़िले के डोईवाला विकासखंड की रानी पोखरी पंचायत के नागाघेर गांव में। यहाँ हम पहले भौगोलिक रूप से आपसे बता दें कि रानी पोखरी पंचायत को 2 बीडीसी मेंबर दिए गए हैं। एक है जिसको रानी पोखरी ग्रांट 1 नाम दिया गया है और दूसरे को रानी पोखरी ग्रांट 2 नाम दिया गया है। तो हम हैं रानी पोखरी ग्रांट 2 में। यहाँ से बीडीसी के लिए दावेदारी कर रहे हैं अनमोल कर्णवाल उर्फ प्रिंस। और अनमोल की खासियत ये है कि ये बेहद शिक्षित हैं। इससे पहले इन्होंने उत्तराखंड के रुद्रपुर में आकाश इंस्टीट्यूट में और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक अच्छी सेवाएं दी हैं और आज कल ये यहाँ पे अपने पैतृक निवास पे हैं। यहाँ से इन्होंने बीडीसी की दावेदारी की है। हम सीधे मुलाकात करते हैं अनमोल से। अनमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा एसजे मीडिया चैनल का कि उन्होंने हम जैसे यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम बिल्कुल अपनी बात को निसंकोच रख सकते हैं और जनहित के मुद्दे भी हम उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनमोल जी, कितनी उम्र होगी आपकी अभी? जो सर मेरी जो अभी एज है करंट में मेरी एज है सर 35। 35 जी 35 राजनीति के लिए तो बहुत बड़ी एज नहीं है, अनुभव तो बहुत ज़्यादा चाहिए। जी अच्छा, ये जो बीडीसी का चुनाव आप लड़ रहे हो जी रानी पोखरी ग्रांट 2 से, जी इसमें थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को भी और अपने मतदाताओं को कि कुल इस बीडीसी के इस वाले वार्ड में कुल मतदाता कितने हैं? ओके। जो हमारा बीडीसी सेकंड आता है, इसमें जो वार्ड हैं वो हैं वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13। तो जो टोटल 6 वार्ड हमारे पास हैं और जो कुल मतदाता जो मैं लिस्ट दिख रहा था, ये लगभग है आपके पास 2900 के आसपास हमारे पास मतदाता है। 2900 के जी आपने अभी तक जो टच किया है, लगभग पूरा इलाका अपना टच कर लिया है? जी जी, मैं लगभग हर परिवार से एक एक बार मिल चुका हूँ और उनको भी मैंने बातचीत की है और जो भी उनकी जो समस्याएं थी मैंने उनको सुना है और मैंने उनसे एक वादा किया है कि जो भी बीडीसी के दायरे में जो भी मेरा काम होगा मैं उसको बिल्कुल उनकी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। अच्छा अनमोल जी, इससे पहले कि हम इस चुनाव पे और इस पर गंभीर चर्चा करें, मुझे ज़रा ये बताएं कि राजनीति, इस वाली राजनीति में क्षेत्र पंचायत जो गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज वाली, इस राजनीति में उतरने का मन आपका कैसे बना? जी, तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा जी। कि मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मेरा पास बीटेक प्लस एमटेक है मेरे पास थर्मल इंजीनियरिंग का। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में। अच्छा। और जो मेरी लास्ट वर्किंग जॉब है वो मेरी है आकाश इंस्टीट्यूट रुद्रपुर ब्रांच में। ओके। जहाँ पर मैं एज अ जो क्लास 9, 10, 11, 12 मैं इनको जेई और नीट की प्रिपरेशन कराता था। तो अब इसमें उतरने का सर फैसला इसलिए किया गया कि जब मैं क्षेत्र में देखता हूँ तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक जिनका कोई भी समाधान नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से जो मेरा दायरा है, जो एजुकेटेड लोगों का एक दायरा है, इन समस्याओं को मैं काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो बीडीसी ही क्यों, प्रधान का चुनाव क्यों नहीं? सर बीडीसी चुनने का रीज़न ये रहा है कि पहले मैं चाहता था कि एक छोटे से लेवल से स्टार्ट किया जाए। अच्छा। और बीडीसी मुझे लगा एक सही प्लेटफॉर्म है, एक सही मंच है अपनी बात रखने का और लोगों तक पहुंचने का। अच्छा जी। अच्छा, इससे पहले कहीं किसी राजनीतिक दल से भी आपको जुड़ाव रहा क्या? नहीं सर, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव नहीं। कोई जुड़ाव नहीं। तो आप वो एक गांधी जी की परिकल्पना को
जी ग्राम स्वराज वाली जो जी परिकल्पना, उसको ज़मीन पे उतारने का प्रयास करें। जी क्या मुद्दे हैं आपके इस बीडीसी इलाके में? सर, अगर मुद्दों की बात की जाए तो जो मेन मैं अगर आपको मुद्दे बताऊं तो जो मुझे समझ में आया है लोगों से मिलके, कुछ नई कॉलोनियां कटी हैं, वहां पर सड़कों की बहुत बड़ी दिक्कत है। प्लॉटिंग हुई है, हाँ जी, बिल्कुल। वहां पर कीचड़ बहुत ज्यादा हो रहा है, हम्म, जो मेरी बात देखा है मैंने। जी। प्लस स्ट्रीट लाइट्स, हम्म, होता क्या है कि जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, हम्म, पर वो क्या हो रही हैं, 2 महीने 3 महीने काम करती हैं, उसके फिर बाद वो वो बंद खराब हो हो जाती जाती है। मतलब मेंटेनेंस अगर हम देखें, है। जो भी प्राइवेट कंपनीज को देख रही है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स जीरो है लगभग। बिल्कुल। तीसरा सर, अगर मैं देखूं तो एक जो यहाँ पर लोकल जो प्रॉब्लम है वो है बंदर और आवारा पशुओं की। अच्छा। और एक प्रॉब्लम और जो मुझे समझ में आई सर, नशे की। जो हम्म, युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है, हाँ, तो वो अपने आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ लोकल में। हम्म, तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि मुझे लगता है कि इन पे मैं काम कर सकता हूँ, हम्म, और बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकता हूँ। हम्म। जी अच्छा, ये थोड़ा-सा आपने ये जो बताया कि ये जो समस्याएँ हैं यहाँ की मेन, जैसे बंदरों की समस्या है, ये निश्चित रूप से, क्योंकि खेती-बाड़ी वाला क्षेत्र है हमारा, और खेतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं बंदर। जंगलात का सहयोग आपको लेना ही पड़ेगा। हमने ये सुना है कि इससे पहले भी यहाँ पे कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन बंदरों की समस्या वास्तव में वो समाप्त हुई नहीं। क्या नया, कुछ नया आइडिया भी लेके आएँगे क्या? जी सर, जो पूर्व में भी ऐसा नहीं है कि इस पे काम किया गया था, और इन बंदरों को, काफ़ी बंदरों को पकड़ पकड़ के जो हमारा ऋषिकेश का जो नियर बाय जो एरिया है वहाँ पर उनको हमने वहाँ पर पहुँचाया था। अच्छा। जी, हाँ, हाँ। पर कहीं न कहीं हमारी जो ये कमी रह गई कि हम इस पे और एग्रेसिवली काम कर सकते थे, हुँ, हुँ। क्योंकि हमने ये भी नोटिस किया है कि शहर के जो बंदर हैं, वो लगभग इस क्षेत्र पे छोड़े जा रहे हैं। उसी अनुपात में छोड़ रहे हैं जिस अनुपात में वो बाहर आप बिल्कुल, निकाल रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि हो भी ये रहा है कि हमने जो बाघ ही पकड़ते हैं, वो ये यहाँ पर जौलीग्रांट के जंगलों में छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ। और वो बाघ बरसात में क्या होते हैं कि हमारे नागखेत, रानी पोखरी क्षेत्र में दिखते रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो अगर इस हमें समस्याओं को अगर सॉल्व करना है, या बंदरों की समस्याओं को, तो इसमें हमें हमें टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, हुँ, और उनसे सीधे जाके बात करनी पड़ेगी, और कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। हुँ। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता एग्रीकल्चर बिल्कुल, पे, बिल्कुल। क्योंकि उसमें भाई हो ही नहीं रहा है कुछ भी। हाँ, हाँ। तो हमें टॉप मैनेजमेंट से जाके, जो भी आईएफएस जो हमारे हैं, जो फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, हुँ, उनसे जाके बात करनी पड़ेगी, उनको ग्राउंड में लाना पड़ेगा। चाहे तो हमें जो मंत्री जी हैं उनको भी ग्राउंड में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमें इस पे बिल्कुल एग्रेसिवली अप्रोच करनी पड़ेगी। और यहाँ तक भी अगर हमें इसमें जो होता है कि हम जो सरकार का जो कहना है कि भाई अगर आप बंदर वगैरह का और इनका जो स्टेरिलाइजेशन वगैरह कराते हैं हुँ, ये, हुँ। तो उस पे भी हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। अनमोल जी, जितनी हमारी जानकारी है, आपके इलाके में ये जो बीडीसी का आपका वार्ड है, इसमें पेयजल की भी समस्याएँ हैं क्या? जी सर, ये बिल्कुल आपने एक सही मुद्दा उठाया है कि आप कुछ इस तरीके से समझिए कि एक कमरा है, पहले वो कमरा 2 लोगों के पास था, और अब वही कमरे में 10 लोग आ गए हैं। हुँ, हुँ। तो सिमिलरली जो ये पुरानी जो पेयजल लाइन थी, इसमें अगर आप कहें तो 200 परिवार थे। हुँ, हुँ। अब वहीं पर जो नए लोग हमारे भाई-बहन पहाड़ों से आए हैं, तो वहीं पर इनकी जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है। तो अब 500 परिवार हो चुके हैं। एक मैं मोटा-मोटा हिसाब बिल्कुल, आपको बता बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो पेयजल में क्या हो रहा है कि जो पहले पूर्ति होती थी, वो नहीं हो पा रही है। हुँ, हुँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए। हुँ, हुँ। तो इसका समाधान भी आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे? जी, है ना? जी। इस समस्या का समाधान सर ये है कि मैंने आदरणीय सीएम पोर्टल में ये मामला डाल रखा है हुँ, हुँ। कि हमारे यहाँ पानी की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हुँ, और उस पे अभी अधिकारियों के जवाब आ रहे हैं कि हमने नया पेयजल के लिए लाइन स्वीकृत कर दी है। हुँ। तो जल्द ही इस पे भी माननीय जो भी हमारे अधिकारी हैं, उनसे वार्तालाप किया जाएगा। एक मुद्दा और आपने बताया, नशा, और निश्चित रूप से ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक अभिशाप की तरह है, और पूरे इलाके में तो है ही है, हमारे यहाँ भी ये समस्या है। इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें कि किस तरह से आप इसको, क्या आबकारी योजना आपके पास होगी जिससे आप युवाओं को, क्योंकि देखिए बीडीसी का जितना मैं समझता हूँ पद, नशे के लिए तो काम, मतलब सरकारी योजनाएँ कम होंगी। किस तरह से आप पुलिस का सहयोग लेंगे? किस तरह से आप समाज का सहयोग लोगे? थोड़ा इस पे बताएँ। हालाँकि ये आपके चुनाव से इतर मुद्दा है थोड़ा। सर, अगर हम रानी पोखरी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो सूखा नशा है, जी।
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खासकर हमारे युवाओं के बीच में जी। और जो मेरा इसमें है कि हालांकि बीडीसी का अपना एक दायरा होता है जो कि हम सब जानते हैं, तो इसमें हमें हमारी प्लानिंग ये है कि क्यों ना हम जो हमारे युवा हैं उनका माइंड डाइवर्ट करें। माइंड डाइवर्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास एक छोटे छोटे प्लान है कि हम क्यों ना यहाँ पर छोटी छोटी एक लाइब्रेरी खुलवाएं, उसमें न्यूज़पेपर रखें, छोटे छोटे हम यहाँ पर कोचिंग सेंटर जो होते हैं बच्चों को जो तैयारी कराते हैं, चाहे वो पुलिस की तैयारी हो, चाहे आर्मी की तैयारी हो, चाहे ग्रुप बी ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी, उस तरफ डाइवर्ट करें। उसी तरीके से हमने एक प्लान बनाया है कि हम यहाँ पर खेल के लिए भी प्रोत्साहन देंगे। जैसे इंडोर में आपका कैरम हो गया, चेस हो गया, ठीक है, अंदर आपका जिसको बोलते हैं टेबल टेनिस हो गया, ठीक है, इस तरफ भी हम फोकस करेंगे। तो जो युवा हमारा नशे की तरफ जा रहा है उनको हम इस तरफ लेकर आएंगे, चाहे हमें उनके माता पिता से बात करना पड़े, चाहे हमें पुलिस का सहयोग लेना पड़े, चाहे हमें दूसरे जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना पड़े, जो भी होगा हम इस पर पूरा कदम उठाएंगे। आपके मतदाता के दिमाग में आपकी बातें सुनने के बाद एक और चीज़ आएगी कि आप औरों से और प्रत्याशियों से अलग कैसे हैं। अगर आपसे कहें कि आप 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर बताएं कि आप औरों से अलग कैसे हैं। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने लगभग सभी को मौका दे दिया है। अब हमारा क्या है कि मैं खुद में एक काफ़ी एजुकेटेड हूँ, जो एमटेक मेरे पास डिग्री है, और मैं खुद यहाँ पर ग्राउंड में उन समस्याओं को झेल चुका हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से सॉल्व होनी चाहिए, चाहे उसमें हमें विधायक की मदद लेनी हो, चाहे हमें क्षेत्रीय सांसद की मदद लेनी हो, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सर इतना तो है कि मैं इन मुद्दों को उनके सामने रख सकता हूँ डट के, और मैं बोल सकता हूँ कि सर मेरे क्षेत्र की समस्याएं हैं और आप आइए ग्राउंड में और ये देखिए। क्योंकि बीडीसी का दायरा छोटा है, पर बीडीसी एक जनप्रतिनिधि है, तो वो आराम से विधायक और सांसदों से एक मुलाकात करता रहता है, अप्रोचेबल हो सकता है जी। तो जहां पर भी बात रखने की बात आएगी, चाहे अधिकारियों के बीच में है, चाहे हमारे आदरणीय विधायक, चाहे सांसदों, चाहे मंत्रियों के साथ, वहां मैं सारी जन समस्याएं रखूंगा, चाहे मुझे पब्लिक को लेकर जाना पड़े, चाहे मुझे खुद बैठना पड़े, ठीक है। अभी तक जनता ने सबको मौका दे दिया है, एक मौका आप मुझको भी दीजिए। मैं ग्राउंड पर जाकर आपकी सारी समस्याओं को, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, पर मैं कोशिश ये करूंगा कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं उनको, उस पर मैं खरा उतर सकूं। ये अच्छी बात है। आप चूंकि युवा हैं और हाँ, यहाँ पे वैसे तीनों ही प्रत्याशी एकदम युवा हैं, तो तीनों प्रत्याशियों का जो टारगेट वोटर होगा वो निश्चित रूप से युवा ही होगा, है ना। बुजुर्ग, महिलाएं, उनके लिए कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। जी, तो मैं सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, मातृत्व शक्ति है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपको, अगर आपके पास कोई भी समस्या आती है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उस कार्यालय आइए, इस कार्यालय जाइए। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं सीधा आपके पास आऊँगा। सरकार ने सुविधाएं सब दे रखी हैं, बस जानकारी का अभाव है। जैसे एक छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप निकाली है हमारी वोटर के लिए। अब हम कंफ्यूज हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, तो हम इसको कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसमें OTP आएगा, आप अपना OTP डालिए और आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपका जो वोट है वो कहाँ पड़ेगा, आपका वो लिस्ट अपडेट हुआ है केंद्र पे पड़ेगा, जी, कौन सा मतदान केंद्र में पड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जानकारियां जो हमारे महिलाओं को नहीं होती या वृद्ध लोगों को नहीं होती, वो उसको हमारे पास थोड़ा ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, तो हमारे पास ये जानकारी होती है। ऐसे ही पेंशन का हो गया, हम काम वो घर पर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है, कि हम आपके पास आएंगे और हम आपके घर पे बैठकर ये काम करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं क्योंकि अभी ये सारा चुनाव का दौर है और चूँकि इंटरव्यू लंबा ना हो जाए क्योंकि आप व्यस्त हैं, चलते चलते मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहले तो आप अपने जो मतदाता हैं उनको बताइए आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है। जो मेरा चुनाव चिन्ह है उसका नाम है अनार, और अनार आप जानते ही हैं कि अनार का रस सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, और अनार ही मुझे मिला है, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अनार एक चुनाव चिन्ह मिला है। आप हम ये मानते हैं कि आप चुनाव जीते 1 तारीख को
पता लगे आपको कि आप चुनाव जीत गए हैं, सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम जो मेरे श्रेणी में है, तो सर सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं लाइब्रेरी के लिए काम करूँगा। हो सकता है कि लाइब्रेरी का काम कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बोले कि भाई ये मेरा काम तो नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ये काम युवाओं के लिए, तो मैं काम करूँगा सबसे पहले युवाओं के लिए। लाइब्रेरी खुलवाऊँगा, उसमें मैंने ये अपने 4-5 जो न्यूज़पेपर आते हैं, 2 इंग्लिश 3 हिंदी, उनको रखूँगा। वहाँ पर हमारी बुक्स होंगी, उत्तराखंड की किताबें होंगी, जो पुराने जो लोग हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, उनकी मैं किताबें रखवाऊँगा। और एक न्यूनतम शुल्क रखा जाएगा ताकि एक मेंटेनेंस बनी रहे। सबसे पहला मेरा ये कार्य होगा, जो मेरा फोकस है। बहुत बढ़िया, क्योंकि किताबों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं और उससे ज्ञान से भी उतने ही दूर होते जा रहे हैं जितना हम किताबों से दूर हो रहे हैं। ये थे अनमोल कर्णवाल, इनका निकनेम प्रिंस भी है। अभी और प्रत्याशियों से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और सबको सुनने के बाद आप चुनिए उसे जो आपको सबसे बेहतर लगता है। साथ में एक अपील सभी मतदाताओं से, पूरे उत्तराखंड के मतदाताओं से, कि ये चुनाव है, इसे एक उत्सव के रूप में मनाइए। इसमें आपसी मतभेद वो शायद 28 तारीख को अगर आपके यहाँ चुनाव मतदान हो रहा है तो उसी शाम को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो प्रतिनिधि बनेगा वो आपका होगा, वो सबका होगा, चाहे आपने उसे मतदान किया है, चाहे उसे वोट दिया है, चाहे नहीं दिया है। तो ये थी अनमोल कर्णवाल से एक मुलाकात। और दूसरे प्रत्याशियों से, प्रधान पद के प्रत्याशियों से, बीडीसी के, जिला पंचायत के प्रत्याशियों से आपकी सीधे मुलाकात कराएंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।